दोस्तों मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियो में बताया था कि एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग, जिसे आप रूरल वेयर हाउसिंग के नाम से जानते हैं, उसमें 1 करोड़ तक का सब्सिडी है जो कि 10,000 मैट्रिक टन पे होता है। और सारी डिटेल उसकी मैंने बताई थी, आपको सब्सिडी कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, बैंक में कैसे अप्रोच करना है। इसमें आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि रूरल वेयर हाउसिंग के लिए आपको लैंड डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट रहता है, उसकी फाइनेंसिंग के लिए अप्रूवल कैसे डालना है, बैंक में कैसे अप्रोच करना है। इसके अलावा आपको मैं ये कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आपको इसमें बैंक के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। और इसमें मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि क्यों बैंक में किसी भी रूरल वेयर हाउसिंग का प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है या फिर क्यों सब्सिडी रिजेक्ट हो जाती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कभी ये वीडियो आप बाद में देखना चाहे तो मिस ना हो। बट एंटायर डिटेल देने यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट रूरल वेयर हाउसिंग फाइनेंस और आपकी सब्सिडी के लिए प्रपोजल में क्या डूज है, क्या डोंट है, क्या आपको सही करना है, कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि रूरल वेयर हाउसिंग में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट किस टाइप के रिक्वायरमेंट होता है। दोस्तों सबसे पहले इसमें जानते हैं कि आपको रूरल वेयर हाउसिंग में एक लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, उस लैंड के क्या डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले एक लैंड के ऑनरशिप डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैंड कन्वर्जन से रिलेटेड, क्योंकि आपको रूरल वेयर हाउसिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाना होता है तो एग्रीकल्चर लैंड होती है उसको कन्वर्ट करना होता है, जिसे एनए या डाइवर्शन बोलते हैं। इसके अलावा उसके लेआउट परमिशंस क्या होते हैं, उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं जो कि प्रॉपर्टी रिलेटेड है, उसको हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट। दोस्तों जब भी आप कोई रूरल वेयर हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है लैंड डॉक्यूमेंट। तो लैंड का रिलेटेड डॉक्यूमेंट क्या होता है, सबसे पहले या तो आपकी वो एग्रीकल्चर लैंड होगी तो या तो उसकी आपके पास सेल डीड होगी या ऋण पुस्तिका होगी या फिर उसकी एक रजिस्ट्री होगी या फिर उसे टाइटल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो अगर आपकी खुद की लैंड है जिस पे आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको ऑनरशिप डॉक्यूमेंट सबसे पहले देखना है कि आपके पास क्या अवेलेबल है, या वो ऋण पुस्तिका के बेस पे है या सेल डीड है या रजिस्ट्री की हुई है, या फिर वो आपकी किसी पेरेंट या फैमिली में तो आप उसकी एक रजिस्टर्ड लीज डीड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अगर आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे भी रूरल वेयर हाउसिंग बना सकते हैं तो इसको आप 15 ईयर के लिए रजिस्टर्ड लीज पे भी चल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वो लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट, जो कि रूरल वेयर हाउसिंग का बेसिक चीज होती है कि आप जिस लैंड पे बना रहे हैं वो आपकी ऑनरशिप है या लीज पे। अगर लीज पे है तो 15 ईयर की रजिस्टर्ड लीज पे होना चाहिए। दोस्तों जब आपने लैंड डॉक्यूमेंट आपका आइडेंटिफाइड हो गया, उसके बाद आपको ये देखना है कि वो एज ऑफ नाउ एग्रीकल्चर लैंड है या कमर्शियल में यूज होने के लिए अप्रूव्ड है। अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो इसका आपको डाइवर्शन कराना पड़ेगा। कुछ स्टेट में इसको कहते हैं एनए यानी नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रॉपर्टी को आपको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा फॉर स्पेसिफिक यूज ऑफ रूरल वेयर हाउसिंग, जिसमें आपको कमर्शियल कन्वर्जन करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लैंड कन्वर्जन के बाद लेआउट रिलेटेड परमिशन। जब भी आप कोई वेयर हाउस बनाते हैं तो उसमें कुछ रिलेटेड लेआउट परमिशन होती है कि अप्रूव्ड मैप आपको कराना होता है जो कि रिलेटेड अथॉरिटी होता है। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी लोकेशन में पंचायत हो, तहसील हो या लोकल अथॉरिटी हो, उससे आपको लेआउट परमिशन अप्रूव कराना पड़ेगा। फिर इसमें कंस्ट्रक्शन परमिशन रहती है जो कि पंचायत या लोकल अथॉरिटी देती है वेयर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। फिर आता है आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूवल। अगर वहां पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अप्रूवल है तो उसका भी आपको लेआउट परमिशन की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपको एक कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट बनवाना पड़ता है जो कि एक प्रोफेशनल इंजीनियर से बनवाना होगा, जो कि आपको बैंक अप्रूवल के लिए प्रपोजल में सबमिट करना होता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या जाना है। इस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की डिटेल जो है मैक्सिमम कितनी परमिसेबल होती है वो मेरे फर्स्ट वीडियो में दी हुई है, जिसकी डिटेल कैप्शन बॉक्स में है, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। अभी तक आपने वेयर हाउसिंग के बारे में पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल समझी कि प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, उसमें अगर आपको लैंड कन्वर्जन कराना है तो वो क्या रिक्वायरमेंट है, लेआउट रिलेटेड या बिल्डिंग के मैप अप्रूवल रिलेटेड जो परमिशंस लेनी है वो कैसे लेनी है, किस डिपार्टमेंट से लेनी है, अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोलेटरल क्या लगता है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपके जो इनकम पेपर्स और अदर्स हैं। दोस्तों वेयर हाउसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका बैंक फाइनेंस, क्योंकि इसमें मिनिमम नॉर्म्स है कि आपका 50% 51% कम से कम बैंक लोन होना जरूरी होता है। तो आइए इसकी डिटेल कंप्लीटली समझते हैं। जब भी आप किसी भी बैंक में अप्रोच करते हैं किसी भी लोन प्रपोजल के लिए, ना कि सिर्फ वेयर हाउसिंग और भी प्रपोजल के लिए, तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगते ही लगते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी बैंक प्रपोजल के लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है केवाईसी। नेक्स्ट होता है आपका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो कि प्रेफरेबली आपको किसी प्रोफेशनल से तैयार करवाना होता है जिसने पहले भी वेयर हाउसिंग की फाइनेंस किए हों। नेक्स्ट होता है उसके बाद आता है आपके इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अगर आप इनकम टैक्स पेयर है तो आपके लास्ट 3 इयर्स के इनकम टैक्स के रिटर्न्स की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर इंडिविजुअल में ले रहे हैं तो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स के रिटर्न लगेंगे, या फिर किसी आप फर्म या सोसाइटी में लग रहे हैं तो उसके इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आज तक क्या है वो बैंक आपसे डिमांड करेगा।
इसके बाद आपका लगता है एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी लगता है, जो कि आपका नॉर्मली सीए प्रोवाइड कराता है कि आज तक आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या असेट बनी है, क्या आपकी लायबिलिटी है, या क्या आपकी बेसिकली ओवरऑल इनकम स्ट्रक्चर है। तो वो आपको नेटवर्थ सर्टिफिकेट से एक टोटल सिनेरियो मिलता है, जो कि एक प्रोफेशनल से लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है बैंक स्टेटमेंट, कि आपकी करंट इनकम जो भी आ रही है उसकी बैंकिंग में कैसा कैश इनफ्लो है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बैंक से रिलेटेड मैंने कुछ और भी वीडियो बनाया कि आपको कभी भी कोई भी फाइनेंस के लिए बैंक की एनालिसिस बैंक कैसे करती है, वो भी आपको डिटेल मिल सकती है, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे देख सकते हैं। जब भी आप बैंक अप्रूवल के लिए जाएंगे तो जो केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होता है, उसमें अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में ले रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आता है आधार कार्ड और पैन कार्ड। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में वेयर हाउस का अप्रूवल लेना चाह रहे हैं तो उसमें आपके केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबसे पहले होगा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बाद होगा आपका फर्म का पैन कार्ड, और अदर जो पार्टनर है उनके इंडिविजुअल केवाईसी लगेंगे, तो इंडिविजुअल पैन कार्ड और आधार कार्ड। अगर आप उस वेयर हाउस को कंपनी कैपेसिटी में बना रहे हैं या किसी कंपनी के नाम पे बना रहे हैं तो उसमें केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे सबसे पहले एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए। तो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया एमओए, एओए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी में कौन कौन है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या क्या है, कंपनी का जो मेन है उसकी फर्म का कंपनी का पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, उसके अलावा उसका अदर जो मेन डायरेक्टर है उनके केवाईसी लग सकते हैं। तो ये आपका पूरा केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो गया। इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या लगेगा, पार्टनरशिप फर्म में क्या लगेगा और कंपनी के नाम पे क्या लगेगा। तो ये डिपेंड करता है आप किस कैपेसिटी में अपना वेयर हाउस बना रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि आपको बैंक फाइनेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, केवाईसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट और आपके इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट और बैंकिंग एंड अदर डॉक्यूमेंट। अब आपको फाइनेंस कितना मिल सकता है बैंक से, मैक्सिमम वो डिटेल समझते कि जब भी आप वेयर हाउसिंग के अप्रूवल के लिए जाएंगे तो रूरल वेयर हाउसिंग की जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकलती है उस प्रोजेक्टेड कॉस्ट का 75% जो है आपको मैक्सिमम फाइनेंस होता है। कुछ बैंक कम फाइनेंस भी करती है, ये डिपेंड करता है आपकी बैंक हिस्ट्री, रीपेमेंट हिस्ट्री और अदर आपकी प्रोफाइल और क्रेडिबिलिटी में। नॉर्मली प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% होता है, बट ये ध्यान रहे ये 75% आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे होगा, न कि लैंड कॉस्ट पे। तो लैंड कॉस्ट कभी भी फाइनेंस में इंक्लूड नहीं होगी। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि एक मोटा मोटा कैलकुलेशन वाइज समझते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी आ सकती है और उसमें फाइनेंस की कैलकुलेशन क्या रहेगी। एक मोटा मोटा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 5000 मैट्रिक टन का वेयर हाउस बनाना है, जिसका मैंने आपको डिटेल बताया था कि अगर आप 1000 मैट्रिक टन से ऊपर का वेयर हाउस बनाते हैं तो आपकी जो कॉस्टिंग होती है 3000 रुपीज पर मैट्रिक टन होती है। तो अगर आपने 5000 मैट्रिक टन का वेयर हाउस बनाना है, 3000 रुपीज पर मैट्रिक टन कॉस्ट आ रही है, तो टोटल आपकी आती है 1,50,00,000 रुपए जो आती है वो आपकी टोटल कॉस्टिंग आती है वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन की, जो कि बैंक में मैक्सिमम परमिसिबल होगी। अब इसका मैं लेता हूँ 75% कॉस्टिंग का फाइनेंस। तो आपका 75% के हिसाब से आपको 1,12,50,000 मैक्सिमम फाइनेंस हो सकता है। ये इसकी मैक्सिमम आपको परमिसिबल लिमिट होगी। बैंक इसको कम भी कर सकती है, बट मैक्सिमम इतना नॉर्मली फाइनेंस होता है। अब इसमें आपका मार्जिन हो गया 37,50,000। तो आपको 37,50,000 का आपका खुद का मार्जिन लगाना है इन कंस्ट्रक्शन। तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गए 1.5 करोड़ और आपका मार्जिन हो गया 37,50,000 और आपको फाइनेंस मिल सकता है मैक्सिमम 1,12,50,000 रुपए। तो मोटा मोटा 75% का आपको मैक्सिमम फाइनेंस होगा, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको डिटेल में बताई है। अगर आपकी कैपेसिटी कम होती है तो रेशियो में वो कम ज्यादा होगा। अभी तक आपने ये समझा कि बैंक फाइनेंस के लिए आपको कितना अमाउंट फाइनेंस होगा। फिर इसमें 2 टाइप की सिक्योरिटीज के बारे में हर बार बैंक से डिटेल में डिस्कस होता है, जो आप कई बार कंफ्यूज होते हैं। एक होता है प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होता है आपका कोलैटरल। कुछ बैंक आपसे कोलैटरल भी मांगती है। तो सबसे पहले इस डिटेल समझने के लिए हम ये समझते हैं कि प्राइमरी वर्सेस कोलैटरल सिक्योरिटी होता क्या। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब हो गया आपका प्राइमरी प्रोजेक्ट, बेसिक वर्ड में समझे। प्राइमरी प्रोजेक्ट हो गया आपका लैंड, वेयर हाउस बिल्डिंग एंड करंट एसेट जो उस वेयर हाउस से आने वाली है। तो प्राइम मींस प्राइमरी जो प्रोजेक्ट है। अब हम चलते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी एक एडिशनल प्रॉपर्टी बैंक आपसे मांग सकता है, नॉर्मली प्रोजेक्ट में मांगता है। तो जो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का नॉर्मली 50% मांगा जाता है, ये रिड्यूस भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट पे, बैंक से आपका कंफर्ट कितना है, आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल कैसी है, आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी है और आपकी नेटवर्थ कैसी है। तो नॉर्मली कोलैटरल सिक्योरिटी में क्या क्या आ सकता है। तो कोलैटरल सिक्योरिटी में 2 होते हैं। करंट एसेट, करंट एसेट ये ना, अगर आपकी कोई LIC पॉलिसी चल रही है तो उनकी सरेंडर वैल्यू भी आपकी एक कोलैटरल सिक्योरिटी का पार्ट हो सकती है। आपके कुछ म्यूचुअल फंड है, कुछ बॉन्ड है, कुछ FDs है, तो ये भी आपकी एक जो होती है आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी में आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा बैंक का प्रेफरेंस रहता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा कोलैटरल में आपको फिक्स एसेट एडिशनल में दे। तो रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी या आपकी कोई प्लॉट अगर प्रॉपर्टी, तो वो भी बैंक आपसे मांग सकता है।
तो कभी भी कंफ्यूज मत हो कि बैंक अगर आपको बोला कि एडिशनल सिक्योरिटी दे तो वो क्या है, क्योंकि प्राइमरी सिक्योरिटी इज फॉर प्रोजेक्ट, एडिशनल सिक्योरिटी इज फॉर कोलेटरल। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था कि कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है। अब बैंक कितना कोलेटरल सिक्योरिटी आपसे डिमांड कर सकता है, तो नॉर्मली जो होता है कि अगर आपने बैंक फाइनेंस के लिए अप्रूवल के लिए लगाया है तो एक 5000 मैट्रिक टन के वेयर हाउस पे अगर आपको प्रोजेक्ट फाइनेंस में 1 करोड़ 12 लाख का फाइनेंस हो रहा है तो उसका 50% जो होता है बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी में आपसे मांग सकता है। ये कोलेटरल सिक्योरिटी में अगर आप कोई कैश कोलेटरल देते, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये एफडीज है, आपकी LIC पॉलिसी है, तो हो सकता है ये कोलेटरल परसेंटेज कम भी हो जाए। इसके अलावा बैंक कोलेटरल सिक्योरिटीज को कम ज्यादा भी कर सकता है, जो कि हमने डिस्कस किया था कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है तो भी आपको बैंक फाइनेंस हो सकता है, बट उसके लिए आपको स्कीम्स में जाना होता है जिसको कहते हैं CGTMSE। CGTMSE में अगर आप स्कीम्स के थ्रू जाते हैं तो आप विदाउट कोलेटरल पे फाइनेंस भी ले सकते हैं। CGTMSE से रिलेटेड क्या चार्जेस हैं, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी एक डिटेल वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलेगी। आप चैनल सब्सक्राइब करके वहां पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है और उसका क्या प्रोसेस होता है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि लैंड रिक्वायरमेंट क्या होता है और उसकी क्या प्रोसेस होती है। आगे की डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।